सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 2 अंक वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यह इतिहास का अध्याय 2 का प्रश्न है। तो कुलक किसे कहा जाता है? उत्तर है, रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ड्यूमा किसे कहा जाता है? रूसी संसद का विधानमंडल ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति व्यक्त की थी, उसे ड्यूमा कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई और तबाही से जुड़ा हुआ था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ और 19 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती, जिसे कि कोलखोल के नाम से भी जाना जाता था, मतलब समस्त किसान एक साथ सामूहिक खेती करें, तो यह स्टालिन का कार्यक्रम था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, खूनी रविवार की घटना क्या है? तो 20 जनवरी 1905 के दिन, रविवार के दिन, फादर गहपान के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला। जार के सैनिकों ने जुलूस के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे अनेक क्रांतिकारी घायल हुए तथा मारे गए। इस कारण ही यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो नंबर 1 यह परिवर्तन है, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। बोल्शेविक ने जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी और किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में जार का शासन खत्म क्यों हुआ और कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए, इसका जार निकोलस द्वितीय द्वारा अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों को नियंत्रित करने और राजनीतिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई और मतदान के नियम बदल डाले, इससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ। और दूसरा है, जार निकोलस की पत्नी महारानी जरिया के जर्मन मूल का होने और उसकी राजपुतीन और सलाहकारों ने राजशाही को लोकप्रिय बना दिया। अब हम देखते हैं इतिहास के अध्याय 4 के 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। झूमिंग खेती पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, झूम खेती में जंगलों के कुछ भाग को बारी बारी से काटा और जलाया गया और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए गए। अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाने लगी और इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद 10 से 18 वर्षों के लिए छोड़ दिया गया। इसे झूमिंग खेती कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, स्लीपर क्या होते हैं? रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक सकते हैं, स्लीपर कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है, वन्य इलाके में रहने वाले लोगों के जीविका उपार्जन के कोई 2 साधन लिखिए। तो यह कोई 2 साधन है, कंद मूल, फल पत्ते आदि वन उत्पाद या जड़ी बूटियां एकत्रित करना, या और लकड़ी और बांस से बनने वाली परंपरागत वस्तुएं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तन दीजिए। तो औपनिवेशिक काल में जो परिवर्तन आए थे वे थे वनों के नियमन के प्रभाव और परंपरागत शिकार प्रथा का प्रभाव। तो वन के नियमन में यूरोपीय उपनिवेश काल के समय गहरा प्रभाव झूम और घुंघटू खेती की प्रथा दिखाई देती है और परंपरागत शिकार प्रथा पर प्रभाव, मतलब औपनिवेशिक शासन द्वारा परंपरागत शिकार प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके लकड़ी की प्राप्ति, चारागाह की प्राप्ति और ऑक्सीजन की प्राप्ति और इमारती लकड़ियों की प्राप्ति, औषधि की प्राप्ति। उसमें हम देखते हैं राजनीति के अध्याय 2 संविधान निर्माण से 2 अंक वाले प्रश्न। संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और VN राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान क्या है? संविधान नियमों कानूनों का संकलित प्रलेख है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है, जैसे कि भारत का संविधान
अमेरिका का संविधान। उसके बाद देखते हैं हम संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1 लिखित और निर्मित संविधान, इकहरी नागरिकता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार क्या है? प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वयस्क मताधिकार कहलाता है। संविधान सभा क्या है? चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी और संविधान सभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूर्ण किया। उसके बाद देखते हैं उपचुनाव क्या है? उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव होता है। मुख्य चुनाव न तो जाने की स्थिति में करवाया जाता है अथवा किसी जनप्रतिनिधि के त्यागपत्र देने या आकस्मिक मृत्यु होने पर रिक्त सीट की पूर्ति के लिए उपचुनाव किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं संविधान संशोधन क्या है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना से तात्पर्य कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का दर्पण होती है। अगला प्रश्न है देशद्रोह क्या है? देश की राजनीति को असंवैधानिक तरीके से उखाड़ फेंकने की कोशिश या अपराध, देश के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कार्य करना देशद्रोह कहलाता है। प्रश्न देखते हैं निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो किसी क्षेत्र के विधान पालिका या संसदीय क्षेत्र का चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली इकाई को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संविधान देश के लिए आवश्यक है और संविधान वो दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं चुनावी राजनीति अध्याय 3 के 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए चुनाव क्या है? चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न आधार होता है क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि सरकार का गठन संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जा सके। अगला प्रश्न है आम चुनाव क्या है? 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनावी क्षेत्र में होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है? तो उत्तर हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुनते हैं, इसलिए दुनिया के ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 4 संस्थाओं के कामकाज के 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसमें संस्थाओं के कामकाज से गठबंधन सरकार क्या है? विधायिका के किसी एक पार्टी को बहुमत न होने की स्थिति में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अगला है राजनीतिक संस्था क्या है? देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचरण और मूल्यों को नियमित करने वाली प्रक्रिया का समूह राजनीतिक संस्था है। राज्य क्या है? निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू और विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकार बदलती रहती है पर राज्य बना रहता है। राज्य के लिए आवश्यक है निश्चित भूभाग और सरकार और जनसंख्या और संप्रभुता। अगला प्रश्न है संसद क्या है? भारत में निर्वाचित सदस्यों की राजनीतिक सभा को संसद या राज्य स्तर पर उसे विधानसभा कहते हैं और संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि विधि का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका शासक व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या हैं? तो देखिए राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं निम्नलिखित है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो और उसमें वे सभी योग्यताएं हो जो कि लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित की गई हैं।
और वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन आर्थिक लाभ के पद पर कार्य न करता हो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संसद में कौन कौन से सदन है? तो संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए। तो 7 प्रधानमंत्रियों के नाम देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारीलाल नंदा और मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र में अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कृषि भूमि, वन, खनिज संसाधन। अगला, मानव पूंजी क्या है? उत्तर है, मानव पूंजी कौशल और निहित उत्पादन के श्रम का संग्रहण है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहा जाता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि को समझाइए। भारतीय कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सन 1960 के बाद हरित क्रांति के साथ नया दौर आया और हर खाद्यान्न के लिए पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर बन गए। क्षेत्र क्या है? प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बेरोजगारी से क्या आशय है? तो बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तो तैयार है परंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता, इसे बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन उत्खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र आते हैं। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण समझाइए। तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। अब इसके बाद देखिए भूगोल के 2 अंक वाले प्रश्न। तो भूगोल में देखिए अध्याय 3 अफवाह के प्रश्न उत्तर। तो नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकल करके 2500 किलोमीटर का सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इतनी लंबी यात्रा के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में औद्योगिक, कृषिगत और मानवीय क्रियाकलाप के प्रदूषण से गंगा नदी अत्यधिक प्रदूषित हो रही है। इस समस्या के निदान हेतु नमामि गंगे परियोजना 13 मई 2015 को स्वीकृत की गई। इसका उद्देश्य है नदी प्रदूषण को कम करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता क्या है? 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल समझौता हुआ था। यह समझौता संधि के अनुच्छेद के अनुसार भारत इस नदी के क्रम से संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। शेष 80% जल पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रभावित होगा। 20% में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का पश्चिमी भाग कृषि में सिंचाई हेतु उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम पर टिप्पणी लिखिए। भारत के कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियों के नाम बताइए। तो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। गंगा की 5 सहायक नदियों के नाम बताइए। तो गंगा की 5 सहायक नदियां हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन। संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो देखिए उत्तर इसका, घरेलू औद्योगिक कृषि के प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे को नदी में मिलने से रोका जाना और अत्यधिक नदी जल के उपयोग से नदी जल आयतन में होने वाली कमी को दूर करना। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं, अफवाह तंत्र से क्या आशय है? अफवाह तंत्र से आशय किसी क्षेत्र के नदी तंत्र से है जो विभिन्न दिशाओं से बहकर आती है और मिलकर के एक मुख्य नदी का निर्माण
करती है। और अगला प्रश्न है, नदी अपहरण से क्या तात्पर्य है? जब एक नदी दूसरी नदी के जल क्षेत्र को अपने में मिला लेती है तो उसे नदी अपहरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन किन नामों से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। कि 5 प्रमुख झीलों के नाम बताइए। तो 5 प्रमुख झील हैं उलर झील, लोनार झील, चिल्का झील और कोलेरू और पुलिकट झील। इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है? वह वनस्पति जो मूल रूप से मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगती है तथा लंबे समय तक मानवीय प्रभावों से अछूती रहती है, यह प्राकृतिक वनस्पति या अछत वनस्पति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी से क्या आशय है? उत्तर, प्रवासी पक्षी निज स्थान क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिकूल मौसम से अनुकूल नहीं रहने की स्थिति में पक्षी उस समय अंतराल में अपने क्षेत्र को छोड़कर के अनुकूलित परिस्थिति वाले क्षेत्र में अल्प समय के लिए निवास करते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। तो भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि मिलती है वहां लाल सुंदर कलगी वाले फ्लोमिंगो हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम और गुण बताइए। तो जैसे तुलसी जो कि जुकाम, खांसी की दवा और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। बबूल दाढ़ और मसूड़ों संबंधी समस्या से लाभप्रद और गोंद से शारीरिक शक्ति भी प्रदान होती है। अगला प्रश्न है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। तो देश में 18 जीव मंडल निचल स्थापित किए गए हैं। और दूसरा है 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन पर टिप्पणी लिखिए। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं और मिट्टी और बालू एकत्रित होते हैं वहां यह पाई जाने वाली वनस्पति है जो जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाई भाग में यह वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इस प्रकार से यह आपके सामाजिक विज्ञान के परीक्षा उपयोगी 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर हुए। आने वाले वीडियो में हम आपको 3 अंक वाले प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। और आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।
सेवा